नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पैसे का लालच। दोस्तों, जब मैं 19 साल की थी और अचानक मेरे पापा का निधन हो गया। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था और मेरी नौकरी भी छूट गई थी। मेरी माँ दूसरों के घर जाकर नौकरानी का काम करती थी। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि जो लड़की मेरे बेटे के साथ एक रात बिताएगी उसे जीवन भर 1000 रुपए मिलेंगे। यह खबर पढ़कर मेरे मन में लालच आ गया, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। फिर मैं उस एड्रेस में चली गई। जैसे ही मैं उस घर के अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ तो कुछ ऐसा हो रहा था जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मेरी उम्र महज 19 साल है। मैं अपने आंगन में बिल्कुल मरी हुई हालत में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल मेरे सामने मेरे बाबा की डेड बॉडी रखी हुई थी। मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे घर में भूकंप आ चुका है। एक बेटी के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल होता है जब उसका बाप मर चुका हो और उसकी अर्थी उसके सामने रखी हो। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। जिस वक्त मुझे यह खबर दी गई थी कि मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदमों तले जमीन खिसक चुकी हो, आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखूंगी। अक्सर मेरे दिल में यह ख्याल आता था कि मेरी माँ इस दुनिया से जा सकती है, क्योंकि वह बहुत बीमार रहती थी। लेकिन पापा के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। थोड़ी देर बाद ही लोगों ने मेरे पापा की अर्थी को अपने कंधों पर उठा लिया और श्मशान घाट ले जाने लगे। मैं खूब रोई, चीखी। मेरा दिल किया कि मैं उनके पीछे भागूं, लेकिन मोहल्ले की औरतों ने मुझे थाम लिया। मैं बस बेबस निगाहों से अपने पापा को जाते हुए देख रही थी। मैंने अभी जवानी में कदम ही रखा था और मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया था। मैं उस वक्त रोशनी में खड़ी हुई थी, लेकिन जब मेरे पापा की अर्थी इस घर से गई तो ऐसा लगता था जैसे मैं अंधेरे में घिर गई हूँ। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अचानक ही मुझे मेरी माँ का ख्याल आया। मैंने तुरंत मम्मी बोलकर पुकारा और इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन मेरी मम्मी वहाँ मौजूद नहीं थी। दोस्तों, उनकी आवाज अंदर से आ रही थी। मैं दौड़कर उनके पास गई, जो एक औरत के सीने से लगी खूब रो रही थी। मैं भागकर उनके सीने से लग गई और बेतहाशा चीख चीख कर रोने लगी। मेरे लिए यह समय बहुत ही कष्टदायक था। काफी देर मम्मी के सीने से लगकर रोने के बाद मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई। मोहल्ले की औरतें मुझे प्यार करके दिलासा दे रही थी। बिटिया, मत रो, तुम्हारे पापा ऊपर खुश रहेंगे। उनके अच्छे कामों को याद करके उनके लिए दुआ करो कि ऊपर वाला उन पर रहम करे। वह अब अच्छी जगह पर हैं, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ऐसा समय किसी बेटी पर न आए। मेरे होठों से लगातार बस यही दुआ निकलती जा रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मेहमान जाने शुरू हो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा घर मेहमानों से भरा हुआ था, अब बिल्कुल खाली हो चुका था। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं कोने में बैठी हुई बहुत उदास थी। मेरी निगाहें मेरे पापा की उस जगह पर थी जो उनके लिए खास थी। वह वहां आकर बैठते थे, वहां बैठकर मोबाइल चलाते थे, खाना खाते थे, अपना सब कुछ वहीं बैठकर किया करते थे। लेकिन अब वह वहां नहीं थे। मगर मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह वहीं बैठे हुए हैं। अचानक मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा था और मुझे अपने गले से लगाते हुए बोली, प्रीति मेरी बच्ची, हिम्मत करो। क्यों इतनी निराश होती हो?
मोहल्ले की औरतें ठीक कहती हैं, तुम्हारे पापा अब अच्छी जगह हैं और हम बुरे। तुम दुआ करो कि ऊपर वाला उन पर रहम करे। जबकि मैं बिल्कुल खामोश थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपने पापा को खो दिया है। सुबह काम पर जाने से पहले मैंने अपने पापा से ढेर सारी बातें की थी। उनको दिलासा दिया था कि किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझसे कहना, मैं आपकी मदद करूंगी। अब मैं नौकरी करने लगी हूँ। जबकि पापा मुस्कुराकर बोले थे, बस अब इसी बात का तो मुझे हौसला हो चुका है कि मेरा बेटा आ चुका है जो मेरा बाजू बन गया है। दोस्तों, मेरे पापा हमेशा मुझे मेरा बेटा बोलकर पुकारते थे और मैं भी उनकी इस बात पर मुस्कुरा दिया करती थी। काफी देर माँ के सीने से लगने के बाद मुझे सुकून आया और मैं कब उनकी गोद में ही सो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो परसा के लिए लोग आ रहे थे, जो मम्मी के पास बैठकर उनका गम हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अब घबराहट होना शुरू हो गई थी। मेहमानों का आना, ये बातें करना, मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे मर गया हो। मैं खामोशी से उठकर ऊपर छत पर आ गई और खुले आसमान के नीचे बैठकर तारों को देखने लगी। आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे जैसे पानी हो, बाढ़ की तरह। सब बुरे लग रहे थे, अपने अपने नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, जिंदगी रुक चुकी है। परिवार वाले बुरे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरे दुश्मन हैं। सिर्फ मैं हूँ जिससे रहम की दरकार है। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी ये सोच गलत है। किसी का कोई कसूर नहीं है। मारने और बचाने की ताकत तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होती है। हम या कोई और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त हर जुबान अजीब लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना आप संभालकर नीचे आ गई। मेहमान अब जा रहे थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। लगभग मौत के पूरे 10 दिन बाद मैं अपने काम पर लौटी, क्योंकि अब घर का खर्च मेरे ही हाथ में था। मम्मी की हालत बहुत नाजुक हो रही थी। पापा के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी जिससे हमारा आराम से गुजारा हो सकता। लेकिन जब मैं काम पर पहुंची तो मालिक ने मुझे देखते ही झिड़क दिया। बोला, तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम वक्त पर यहाँ आओगी। अगर तुमने देर की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। दरअसल मैं एक कंपनी में काम करती थी जहाँ मैं बॉस की असिस्टेंट थी। उनके हर काम की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं यह काम भी बड़ी खुशदिली से कर रही थी, क्योंकि इससे मुझे अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। लेकिन अब मुझे अपने घर का खर्च चलाना था। दोस्तों, उनकी बात सुनकर मैं तुरंत उनके पैर के पास बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे पापा का देहांत हो गया था जिसकी वजह से मैं आने में असमर्थ थी। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि न तो कोई छुट्टी करूँगी और न ही देर से आऊंगी। आप मुझ पर रहम कीजिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने तुरंत मुझे झिड़क दिया और मुझे देखकर बोले, मौत सिर्फ एक दिन हुआ था। अगले दिन तुम्हारा गम मैं समझ सकता हूँ कि तुम नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद तुमने 8 दिन की छुट्टी की। मेरी वजह से बॉस ने मुझे इतनी बातें सुनाई जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैं तुम जैसे गैर जिम्मेदार लड़की को नहीं रख सकता। कल को तुम्हारी माँ मर जाएगी, तब भी तुम यही सब तमाशे करोगी। तब मैं क्या करूँगा? उस आदमी की बात मेरे दिल पर खंजर की तरह चुभी थी। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और उस आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। बोली, भगवान न करे कि मेरी माँ को कुछ हो। तुम होते कौन हो ऐसी बकवास करने वाले? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन उस वक्त मैं बहुत कमजोर थी। उसने फौरन ही सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई और मुझे बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। जबकि मैं उसे कोसने लगी, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान तुम जैसे लोगों को माफ नहीं करेगा। तुम लोग इस धरती के भगवान बने बैठे हो। तुम्हें ऊपर वाला किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा।
मेरे मुंह से जो आ रहा था मैं बोले जा रही थी, जबकि उसने मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया और नौकरी से निकाल दिया। बाप मर चुका था, नौकरी चली गई थी और मेरे पास न तो इतनी नॉलेज थी और न ही कोई ऐसा हुनर जिससे मैं काम करके घर में पैसा ला सकूं। मेरी आंखों से अब फिर आंसू रुक रुक कर बहने लगे। मुझे बेहद तकलीफ हो रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। मुझे उस आदमी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि अगर मैं उसके कदमों में बैठ जाती तो यकीनन वह मेरी मदद कर देता। दोस्तों, मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा था। मैं चलते चलते फुटपाथ पर ही बैठ गई, सिर हाथों में गिराए हुए अभी यही सोच रही थी जब अचानक एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। वह गाड़ी किसी अमीरजादे लड़के की लग रही थी। उसने शीशा नीचे किया और मुझे देखकर बोला, कितना लेती हो एक रात का और दिन में क्या करती हो? उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई हो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो उसकी बात का मतलब नहीं समझती। मैं उसे देखते हुए बोली, दफा हो जाओ यहाँ से बेशर्म इंसान। अभी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। तुमने क्या मुझे उन 2 नंबर औरतों की तरह समझ लिया है जो पैसों की हवस के लिए अपना जिस्म बेच देती हैं? मेरी बात सुनकर उसने फौरन ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जोर से भगाता हुआ निकल गया। मुझे फिर रोना आ गया था कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल में क्यों आ गई है। बाप का जाना मुझे बिल्कुल बर्बाद कर चुका था। मैं रोते हुए अपने घर की ओर आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी को क्या बताऊंगी कि मेरी नौकरी चली गई है। वह तो वैसे ही बहुत परेशान है और इन 10 दिनों में ही मेरी माँ इतनी कमजोर हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मम्मी को बताना बेहद जरूरी था। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं रिक्शा या टैक्सी कर सकती, इसलिए मैंने पैदल चलने पर ही खुद को राजी कर लिया। घसीट घसीट कर मैं खुद को घर ले आई। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो रोजाना की तरह मोहल्ले की कुछ औरतें मेरी माँ के पास बैठी थी और उनका गम हल्का करने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी मुझे मोहल्ले की इन औरतों पर रश्क आता था कि कितनी अच्छी औरतें हैं। मम्मी उनके आने से बहल जाती थी और उनके साथ बातचीत में ही वक्त गुजार दिया करती थी। मैंने मम्मी पर एक नजर डाली और खामोशी से कमरे में आकर पापा की उस जगह पर बैठ गई जो उनकी खास जगह थी। काफी देर तक मैं उनकी जगह पर बैठकर आंसू बहाती रही। दोस्तों, उसके बाद जब सारी औरतें हमारे घर से चली गईं, तो मेरी मम्मी कमरे के अंदर आईं। मुझे इस तरह रोते हुए देखकर वह मेरे पास बैठ गई। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोली थी, क्या हुआ मेरी लाडो, क्यों रो रही है? कोई बात है तो मम्मी को बता। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं मम्मी के सीने से लग चुकी थी। धीरे धीरे मैंने उन्हें हर हालात से आगाह कर दिया कि आज मेरे साथ कैसी जिल्लत हुई है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मेरे सिर पर चपत लगाई और मुझे देखते हुए बोली, अरे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात पर ऐसे आंसू बहा रही है। तेरी माँ मरी नहीं है, अभी जिंदा है, सिर्फ बाप ही गया है। तू क्यों इतना परेशान होती है? मेरी बेटी के अभी खेलने कूदने की उम्र है। तुझे जो चाहिए, जो भी ख्वाहिश है, मुझे बता। कोई जरूरत नहीं है किसी भी जगह धक्के खाने की। जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तेरे बाबा तो बिल्कुल ही खिलाफ थे कि तेरी नौकरी लगे। अगर अब लग गई थी तो शुक्र था, अब नहीं है तब भी शुक्र है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं नौकरी करूंगी, अपनी बच्ची का पेट पालूंगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, उसकी शादी धूमधाम से करवाऊंगी। मैं जानती थी मेरी माँ मुझे बहला रही है, असल में तो बात कुछ और ही थी। काफी देर रोने के बाद मैं अब मम्मी से अलग हो गई थी और उन्हें देखते हुए बोली थी, आप भी परेशान मत होना मम्मी, कोई ख्वाहिश नहीं करेगी आपकी बेटी। मैं जल्दी ही अपने लिए नौकरी तलाश कर लूंगी और आपको परेशान भी नहीं करूंगी।
उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और ना में सिर हिलाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, जो चाहती हो वो मांगो। तुम्हारा बाप इस दुनिया से गया है, लेकिन माँ है, वह बिल्कुल एक ढाल की तरह मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उनके हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगा लिए और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। मैं रोज नौकरी की तलाश में निकल जाती थी दोस्तों, लेकिन नॉलेज कम होने की वजह से कोई भी मुझे नौकरी पर नहीं रख रहा था। एक रोज जब मैं नौकरी ढूंढने के बाद घर वापस आई तो मम्मी मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं हैरान हुई कि इस वक्त मम्मी कहाँ जा सकती है। मैंने पड़ोस वाली आंटी से भी पूछा कि मेरी मम्मी यहाँ पर आई हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं बिटिया, यहाँ क्यों आएंगी, तुम्हारी मम्मी तो घर से निकलती ही नहीं है, देखो वो यहीं कहीं होंगी। जबकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वाकई वह ठीक बोल रही थी। पापा के जाने के बाद मम्मी घर से निकली ही नहीं थी। मैं दूसरे घर में भी गई, लेकिन वहाँ से भी मुझे यही जवाब सुनने को मिला। ऐसे करते करते मैंने पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन मेरी मम्मी किसी भी घर से नहीं मिली। मैं अभी रोते हुए अपने घर ही जा रही थी जब अचानक मुझे मेरी मम्मी गली के नुक्कड़ से आती हुई नजर आई। मैं अपनी जगह पर खड़ी हो गई और हैरानी से उन्हें देखने लगी कि भला वह इस वक्त कहाँ से आ रही हैं। उनके माथे पर पसीने चमक रहे थे। साड़ी का पल्लू उन्होंने एक तरफ बांध रखा था। चेहरे पर लाचारी थी। न जाने क्यों मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रही थी। मम्मी मुझे गली में खड़ा देख बुरी तरह से बौखला गईं और मुझे देखते हुए बोली, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। जबकि मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, कहाँ से आ रही हैं आप, और यह आपका हुलिया कैसा हो रहा है। उनके बाल भी गंदे हो रहे थे और कपड़ों पर भी धूल मिट्टी लगी हुई थी। जबकि उन्होंने सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैं यहीं कहीं थी। तुम आज बहुत ज्यादा जल्दी आ गई कि नौकरी मिल चुकी है। वह मुझे बातों में लगाकर घर ले आई थी, मगर मैंने उनका हाथ फौरन ही थाम लिया और उन्हें अपने सामने करते हुए बोली, मम्मी मेरी बात आप गौर से सुने और मुझे सच सच बताएं, आप कहाँ से आ रही हैं? मेरा माथा ठनक चुका था। उनकी हालत देखकर ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वह कहाँ से आ रही हैं। जब अचानक उन्होंने मुझसे मेरा हाथ छुड़ा लिया और नजरें चुराते हुए बोली, बस यही दूसरे मोहल्ले तक गई थी, जरा लोगों के घर में साफ सफाई करने। तो अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं, राशन डलवा लेते हैं। और अभी वह अपनी बात पूरी करती जब मैं रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई। दोस्तों, उन्होंने बेयकीनी से देखते हुए कहा, तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तेरे जीते जी किसी के घर की नौकरानी बन जाऊंगी? पापा तुझे रानी बनाकर रखते थे और तू दूसरों के घर की चाकरी करके आ रही है। मेरा तो दिल ही दहल गया था जब वह फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे तो इसमें क्या हो गया? कौन सा मैंने बाहर का कोई गटर साफ किया है या फिर कोई और हरकत की है? हक की रोजी कमाने के लिए ही गई थी। इसमें चाकरी की क्या बात आ गई है? और तुम्हारे पापा तो वैसे ही बहुत ड्रामेबाज थे। उनका बस चलता तो वह मुझे दीवार में चुनवा देते कि मेरी बीवी को कोई न देखे। और अब देखो, मुझे तन्हा छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। वह अपने आंसू मुस्कुराहट में छिपाते हुए मुझसे नजरें चुरा रही थी। जबकि मैं उनकी बेटी थी, उनकी हर एक तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर उस ख्वाहिश को पूरा कर सकूं जो तुम करना चाहती हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद अपने लिए एक अच्छी जगह नौकरी तलाश करना। इसके बाद मैं आराम कर लूंगी। जब तक हमारे हाथ में कुछ अच्छा नहीं आ जाता, तब तक मैं नौकरी करके इस घर का खर्च चलाने की कोशिश करूंगी। मम्मी की बात सुनकर मैंने सिर को ना में हिलाया और उन्हें देखते हुए बोली, यह कोई तरीका नहीं होता। आप ऐसा नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भाड़ में गए मेरे सारे ख्वाब। मुझे कोई ख्वाब पूरा नहीं करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी जिंदगी देनी है।
आप मेरे साथ ऐसा जुल्म न करें। भगवान के लिए आप नौकरी न करें। मेरी बात सुनकर मम्मी अपनी जगह से खड़ी हो गई और साफ लहजे में बोली, देखो, कल को मुझे तुम्हारी शादी करनी है और उसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं। अब अगर मैं किसी के घर में नौकरानी का काम कर रही हूँ तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं किसी के साथ आशिकी नहीं लड़वा रही और न ही कोई 2 नंबर काम कर रही हूँ। लोगों के घर की सफाई करूंगी, इस पर क्या हो जाएगा? हमारे घर का चूल्हा जल जाएगा। वह यह बोलकर किचन में चली गई और मुझे पैसे देते हुए बोली, खैर तुम सारी बातों को छोड़ो, मोहल्ले की दुकान से जाकर राशन ले आओ। रात के खाने के लिए आटा नहीं है। मेरी आंखों में ढेरों आंसू चमकने लगे थे। वाकई में उस वक्त इतनी बेबसी के हाल पर थी कि मैं न मम्मी को इनकार कर सकती थी और न ही उन्हें हाँ कह सकती थी। बस चुपचाप मैंने पैसे लिए और घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर कदम रखते ही मेरे आंसू मेरे गाल भिगोने लगे। दोस्तों, आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। एक लड़की के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल होता है और ऐसा ही हाल कुछ मेरा था। एक लंबी दूरी तय करके मैं दुकानदार के पास पहुंची। कुछ सामान लेकर घर वापस आ गई। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मम्मी किचन में बैठी आंसू बहा रही थी। मुझे मालूम था कि उनके लिए भी यह वक्त बहुत मुश्किल है। एक इंसान जो रानी की तरह रहता हो और फिर उसे नौकरानी बना दिया जाए तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। मैंने गहरी सांस ली और जोर से मम्मी को आवाज लगाई। राशन लेकर मैं किचन में दाखिल हुई। मम्मी ने अपने आंसू पोंछ लिए और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ले आई मेरी लाडो सारा राशन। मैंने सिर हाँ में हिलाया और सारा सामान स्लैब पर रख दिया। फिर फौरन उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। मैं रोजाना नौकरी की तलाश में निकलती, लेकिन मुझे मेरी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही थी। जो नौकरियां मिल रही थी वे बहुत ही वाहियात थीं, जिन्हें मैं कर नहीं सकती थी। बेशक हमारे घर में खाने की कमी हो गई थी, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं करूंगी जिससे मेरे पापा का नाम खराब हो। आज भी रोज की तरह का ही दिन था। मम्मी सुबह सवेरे अपनी नौकरी पर निकल चुकी थी और मैं बरामदे में बैठकर अखबार में अपने लिए नौकरी ढूंढ रही थी। अभी मैं अखबार का पन्ना पलट ही रही थी कि मेरी नजर एक पेज पर पड़ी। वहाँ जो लिखा था उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उन शब्दों को बेयकीनी से देख रही थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अखबार में ऐसी बातें भी लिखी हो सकती हैं। मैंने अपना सिर झटक दिया और अखबार एक तरफ रख दिया। फिर उदास होकर बैठ गई। दिल बहुत भारी हो रहा था। आज मुझे पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मम्मी को नौकरी करते हुए 1 महीने का वक्त बीत चुका था और इस 1 महीने के बीच मुझे एक भी नौकरी नहीं मिली थी। न जाने ऐसा कौन सा वक्त आ गया था कि मुझे एक नौकरी भी नहीं मिल रही थी। दोस्तों, जब पापा जिंदा थे तब मुझे ढेरों नौकरियों के ऑफर आते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया था कि जिन जगहों से मुझे ऑफर आए थे और जिन्हें मैंने मना कर दिया था, वहां जाकर भी अब मुझे मना कर दिया गया था। थोड़ी देर और बीती थी जब हमारे बगल में रहने वाले मौसा जी फौरन भागते हुए आए। मुझे देखकर बोले थे, बिटिया तुम्हारी मम्मी रोड पर गिर गई है, उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दीवाने की तरह भागती हुई रोड के पास गई। वहां पहुंची तो एक भीड़ जमा थी और मेरी मम्मी बेहोश जमीन पर गिरी हुई थी। मेरा तो दम ही सूख चुका था। जब से मैंने अपने पापा को खोया था, मम्मी को खोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने फौरन ही मम्मी को जाकर झंझोड़ा और जल्दी से एक दुकानदार से पानी की बोतल खरीदकर उनके चेहरे पर पानी डाला। जैसे ही मैंने उनके चेहरे पर पानी डाला, उनकी हालत थोड़ी संभली। मैंने वही बोतल उनके होठों से लगाई। वह गर्मी से चक्कर आने की वजह से बेहोश हो गई थी। एक तो वह इतनी मेहनत कर रही थी और उसके बाद रोजाना पैदल चलकर घर आना और लोगों के घरों में
झाड़ू पोंछा करने जाना कोई आसान बात नहीं थी। चूल्हे के पास भी खड़े रहना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपनी मम्मी को सहारा देकर उठाने लगी, तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, इतनी बड़ी जवान बेटी है, फिर भी माँ लोगों के घरों में जाकर नौकरानी का काम कर रही है। यह तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ। बेटी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई नौकरी तलाश करे या फिर वही लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछे का काम कर ले। माँ को इस तरह तो नहीं थकाना चाहिए। और भी कई आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी मम्मी ने एक दो को जवाब भी दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं अपनी बेटी को बैठा कर खिलाऊं या फिर उसकी रोटी खाऊं? तुम कौन होती हो मेरी बेटी को ऐसी बातें सुनाने वाली? तो लोग चुप हो गए। लेकिन मम्मी की हालत इतनी ठीक नहीं थी कि वह हर किसी को जवाब देती। मैं चुपचाप उन्हें घर लेकर आ गई। घर पहुंचकर मैंने उन्हें चारपाई पर बिठाया और फौरन ही उन्हें पानी का गिलास लाकर पिलाया। वह मुझे देखकर बोली, अरे लाडो, परेशान मत हो, ये तो होता ही रहता है। तबीयत जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया से गए हैं, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। दोस्तों, मैं उनकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी। मैंने उन्हें देखकर कहा, खाना लेकर आओ आपके लिए। खाना मैंने बना लिया है। उन्होंने सिर हाँ में हिलाया। मैं फौरन उनके लिए खाना लेकर आ गई। उन्होंने मेरे सामने ही एक रोटी खाई और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गईं। मैं चुपचाप चारपाई पर बैठी हुई अब बहुत ध्यान से उन बातों के बारे में सोच रही थी। वो औरतें बिल्कुल सही कह रही थी। मेरी माँ एक बूढ़ी औरत थी और फिर भी लोगों के घरों में नौकरानी बनी हुई थी और मैं महारानी की तरह घर में बैठी हुई थी। लेकिन मेरे सिर पर बहुत ज्यादा तनाव था और दिल में बहुत ग्लानि हो रही थी कि मेरे होते हुए मेरी माँ कमाने के लिए बाहर जाती है। मैंने फौरन ही उस अखबार को उठाया और उन पंक्तियों को पढ़ने लगी, जिन्हें देखकर मैंने थोड़ी देर पहले अखबार बंद कर दिया था। दरअसल उस अखबार में लिखा हुआ था कि जो औरत मेरे बेटे के साथ एक रात गुजारेगी, मैं उसे हर रोज 1000 रुपए दूंगा। शुरुआत में यह बात मुझे बहुत ही नागवार लगी, क्योंकि मेरे हिसाब से वह औरत ही गलत होती है जो मजबूरी में आकर भी अपना शरीर बेचती है। मगर अब मैं अपनी माँ की हालत को देखकर इतनी ज्यादा तकलीफ में हो गई थी कि मैंने सोच लिया था कि आज मैं हर हद पार कर दूंगी, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जलील और परेशान नहीं होने दूंगी। यही सोचकर मैंने उस अखबार को अपने पास रख लिया था और उसका एड्रेस भी निकाल लिया था जहाँ पर उस औरत का घर था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए रात कब गुजर गई मुझे कुछ पता नहीं लगा। मेरी आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली। मेरी मम्मी नौकरी करने के लिए जा चुकी थी। मैंने फौरन ही हाथ मुंह धोया। किचन में आई तो मेरे लिए पहले ही नाश्ता तैयार था। यकीनन मेरी मम्मी नाश्ता बना कर गई थी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह बदले और खुद को संवार लिया, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ रात गुजारने जा रही थी तो यकीनन वह शख्स मेरा जायजा भी लेता कि मैं देखने में कैसी हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बनाया था, इसी वजह से मुझे इस बात का डर नहीं था कि वह मुझे देखकर रिजेक्ट कर देगा। दोस्तों, लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि आज मेरी आंखों के सामने कैसा तकलीफदेह लम्हा आने वाला है और मैं कितनी मुश्किल में पड़ने वाली हूँ। मैं फौरन ही रोड पर आ गई और एक रिक्शे वाले को एड्रेस समझाकर रिक्शे में बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं एक अजीब सा डर मेरे दिल में हो रहा था। मुझे पापा के जाने के 10 दिन बाद वाला वह वाकया याद आया, जब एक गाड़ी वाला मेरे करीब खड़े होकर मुझसे पूछ रहा था कि एक रात का क्या लूंगी। वह लम्हा याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैंने किस तरह उस वक्त उस आदमी को झिड़क दिया था और अब मैं खुद से यह काम करने के लिए जा रही थी। लेकिन मुझसे मेरी माँ की बेपसी नहीं देखी जा रही थी। मैं जानती थी कि वह कितनी अंदर से कमजोर हो चुकी है, उनका दिल कितना टूट चुका है, मगर मैं बेहद बेबस थी। एक लंबी दूरी तय करने के बाद मैं उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर मैं यह काम करने के लिए आई थी। वह कोई घर नहीं,
बल्कि ऐसा महसूस होता था मानो कोई आलीशान महल हो। इतनी खूबसूरती से उस बंगले को सजाया गया था कि मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गईं। मैं फौरन ही गार्ड के पास पहुंची और उससे देखते हुए बोली, मैं यहाँ उस काम के लिए आई हूँ जिसके लिए यहाँ की मालकिन ने अखबार में इश्तेहार दिया है। मेरी बात सुनकर उस गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कुछ सोचकर उसने दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर जाने का इशारा कर दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए दिल में यह ख्याल आया कि मुझे इतना गंदा काम नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। ऊपर वाला इस काम के लिए माफ नहीं करेगा और यह समाज भी मुझे कबूल नहीं करेगा। यह एक तरह का पाप है। मगर मैं उस वक्त लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैं अपना अच्छा बुरा भूल चुकी थी। मैं हर चीज को नजरअंदाज किए उस बंगले में दाखिल हो चुकी थी। बंगला अंदर से भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। फौरन ही एक नौकरानी मेरे पास आई और मुझे देखते हुए बोली, जी बोलिए, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं एक लम्हे के लिए झिझकी मगर फिर हिम्मत करके बोली, यहाँ रहने वाली मालकिन ने अखबार में एक इश्तेहार दिया है कि जो लड़की उनके बेटे के साथ रात गुजारेगी उसे रोजाना का 1000 रुपए दिया जाएगा, तो मैं इस काम के लिए ही आई हूँ। दोस्तों, मेरी बात सुनकर उस नौकरानी ने मुझे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल उस गार्ड के अंदाज में ही देखा और फिर कुछ सोचकर उसने मुझे सामने रखे हुए सोफे पर बैठने को बोलकर और खुद एक कमरे के अंदर चली गई। मैं खामोशी से उस सोफे पर ही बैठी हुई थी, लेकिन जब मेरी नजर अचानक ही एक कमरे के दरवाजे पर गई तो मेरा सांस रुक चुका था। मैं हैरानी से सामने का मंजर देखते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मेरे होठों पर सिर्फ एक बात थी, नहीं, यह मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, यह तो मेरी माँ है। और फिर यह काम, यह लम्हा मेरे लिए ऐसा हो गया था जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। वह नौकरानी वापस लौटकर मेरे पास आती, इससे पहले ही मैं उस घर से पागलों की तरह भागती हुई निकल आई। मेरा दिल जोर जोर से कांप रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी हलक से बाहर आ जाएगा। कहने को मैं जिस नियत से वहां आई थी, मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए था, लेकिन मुझमें वहां रुकने की और हिम्मत नहीं बची थी। मैं फौरन ही अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में घुस गई और कमरे का दरवाजा भी सख्ती से बंद कर लिया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज मैं क्या करने जा रही थी और मेरी माँ वहाँ क्या कर रही थी? मुझमें और मेरी माँ में कितना फर्क था। मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि अपना ईमान तक भूल गई थी। काफी देर तक मैं दरवाजे के साथ ही लगी रोती रही और फिर कब मैं रोते रोते सो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरी आंख घर के दरवाजे के बजने पर खुली। यकीनन मेरी मम्मी आ चुकी थी। मैं फौरन ही कमरे से बाहर आ गई। अभी भी मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और मैं दुआ कर रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे वहां न देखा हो, क्योंकि अगर वह मुझे वहां देख लेती तो यकीनन उनका दिल मुझसे टूट जाता। मैंने घर का दरवाजा खोला तो सामने ही वह हाफती हुई खड़ी थी और घर में आकर चारपाई पर लेट गई। मैंने फौरन ही उन्हें पानी दिया, जबकि वह हाँ कहकर वही चारपाई पर सो गई। मेरा दिल बहुत ज्यादा उदास हो रहा था। मैं मम्मी के पैरों के पास ही बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैरों को सहलाने लगी। दरअसल मैंने देखा था कि मेरी माँ वहाँ झाड़ू पोछा लगा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और एक औरत मेरी माँ के सिर पर खड़ी उन्हें जलील कर रही थी। दोस्तों, अचानक ही उस औरत ने मेरी माँ के पैरों पर अपना पैर रख दिया, जिसकी वजह से मेरी माँ गिर चुकी थी। अगर मेरी माँ मुझे वहाँ उस नियत से देख लेती तो न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आता। यही बात मुझे एक अजीब सी कैफियत का शिकार कर चुकी थी। मेरी माँ हक की कमाई मुझे खिला रही थी और मैं उनकी इज्जत को 2 कौड़ी की करने चली थी, मात्र 1000 रुपए के लिए। मैंने तुरंत ही ऊपर वाले से तौबा की थी और अपनी माँ के पांव चूम लिए थे। अभी मैं अपनी माँ के पास ही बैठी हुई थी कि अचानक हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से बजा।
मैं एक पल के लिए हैरान हुई कि भला इस वक्त हमारे घर कौन आया होगा। फिर यही सोचा कि हो सकता है मोहल्ले की कोई औरत आई हो। दरवाजा बजने की वजह से माँ भी जाग चुकी थी और उठकर बैठ गई थी। मैं ही दरवाजा खोलने के लिए गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 2 सफेद गाड़ियां खड़ी हुई थी। उनके अंदर से एक बहुत ही अमीर लड़का निकला, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसके साथ ही एक औरत भी मौजूद थी। वो दोनों मेरे पास आ गए और घर में दाखिल हो चुके थे। मेरा दिल किया कि मैं उनसे पूछें, आप लोग कौन हैं और हमारे घर के अंदर क्यों चले आ रहे हैं। तभी अचानक मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दी, मालिक और मालकिन, आप। मैंने अपनी माँ को हैरत से देखा कि ये किनकी बात कर रही हैं। तभी उस औरत ने मुझे देखते हुए कहा, तुम ही आई थी न सुबह, आज फिर लौट क्यों गई। मेरा वजूद सुन हो उठा। दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। यानी यह वही औरत थी जिसने अपने बेटे के लिए अखबार में इश्तेहार दिया था। जबकि वह और कुछ कहती, इससे पहले ही उनके साथ मौजूद वह खूबसूरत लड़का बोला, प्लीज मम्मी, मैं यहाँ तमाशा लगाने के लिए नहीं आया हूँ। जो बात आप करने आई हैं, वह करें। उसका लहजा मिठास भरा था। माँ भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और मेरे पास ही आकर खड़ी हो गई। वो मुझे हैरत से देखने लगी कि मैं सुबह उनके घर क्यों गई थी। तभी उस औरत ने तुरंत मेरी पोल खोल दी। आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ एक रात बिताने के नियत से आई थी, लेकिन फिर वह अचानक चली गई। दरअसल हमने जब तुम्हें सीसीटीवी फुटेज में देखा तो मेरे बेटे को तुम भा गई और वह तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। ये अल्फाज नहीं, बल्कि मेरे लिए तो किसी खुशनुमा एहसास जैसे थे। मेरी माँ भी फटीफटी निगाहों से अपनी मालकिन को देख रही थी और बेकीनी के लहजे में बोली, मालकिन, आप सच कह रही हैं? क्या आप मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है? तभी उनकी मालकिन बोली, हाँ, तुम्हारी बेटी ने कुछ ऐसा ही जादू मेरे बेटे पर कर दिया है। मेरा तो इरादा सारी जिंदगी अपने बेटे की शादी करवाने का नहीं था, क्योंकि मैं अपने बेटे को किसी के साथ बांट नहीं सकती थी। लेकिन तुम्हारी बेटी को देखकर मेरा बेटा इतना दीवाना हो चुका है कि उसने साफ कह दिया है कि अगर मैंने उसकी शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करवाई तो वह घर छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चला जाएगा और मैं अपने बेटे को अपने आप से दूर नहीं कर सकती। इसीलिए मजबूरन तुम्हारी बेटी को अपने बेटे की दुल्हन बनाना पड़ रहा है। क्या तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना पसंद करोगी? मेरा वजूद जलजलों की जद में आ चुका था। माँ कुछ कहती, इससे पहले ही मैंने कहा, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मैं आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और तुरंत बोला, ठीक है, कल ही मैं धूमधाम से बारात लेकर आऊंगा और आपको अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। दोस्तों, मेरी माँ तो ऐसी हो गई थी जैसे उनके चेहरे पर बहारें खिल उठी हों। वो दोनों माँ बेटा चले गए थे। जब मेरी माँ ने मुझसे इन सब चीजों के बारे में पूछा और मैंने उन्हें हर उस बात से अवगत कर दिया था जो इन सब मामलों की जड़ थी। मेरी मम्मी मुझे बेकीनी निगाहों से देखते हुए बोली थी, मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं वहाँ थी, वरना तो तुम आज वो कर जाती कि उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहती। मैं ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। यह कहकर वो मुझसे थोड़ी खफा हो गई थी, लेकिन मैंने उनसे माफी मांग ली थी। मेरी शादी अगले दिन हो चुकी थी और वो मुझे बहुत ही धूमधाम से अपने घर ले गया था। मैंने मम्मी को भी अपने साथ ले लिया था। वहाँ जाकर पता चला था कि जिस औरत ने मेरी माँ के पाँव पर अपना पाँव रखकर कुचला था, वो मेरी नंद थी। उसने तुरंत ही मेरी मम्मी से माफी भी मांगी थी कि कल मैंने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया, मुझे माफ कर दे। मगर मेरी मम्मी तो वैसे ही बहुत भोली थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उस लड़के ने मुझे रात में ही बताया था, मैं तुमसे पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठा था। इसके बाद तुम जो थोड़ी देर वहाँ ठहरी और फिर चली गई, वो बात मेरे दिल में घर कर गई थी।
क्योंकि अगर तुम वहाँ ठहर जाती और मेरे साथ रात बिता लेती तो फिर मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर पाता। मैं हैरान होती हूँ कि कुदरत ने मुझ पर कितनी मेहरबानी की कि मेरी जिंदगी में इतना मोहब्बत करने वाला शख्स शामिल कर दिया। शायद यह ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए इनाम था जो मैं वक्त पर संभल गई थी और तुरंत ही घर आ गई थी। वो बात बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ ठहर जाती तो मेरी जिंदगी इस तरह से कभी बदल नहीं पाती। मैंने जो हमेशा अपनी माँ को सुकून और एक आरामदेह जिंदगी देने के बारे में सोचा था, मेरा वो ख्वाब भी पूरा हो गया था, जिसकी वजह से मैं अब बहुत ही खुशहाल जिंदगी अपने पति के साथ गुजार रही हूँ। वाकई, अगर आप ऊपर वाले से अच्छे की उम्मीद रखें, तो वो आपके साथ अच्छा ही करता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।